नमस्कार, वेलकम टू नानक क्लासेस। कैसे हो सभी? चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की राज व्यवस्था की एक सीरीज अपने चल रही थी और आज उसी सीरीज में आज अपन टॉपिक लेके आए हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी राज्य लोक सेवा आयोग, जिसे हम आरपीएससी के नाम से भी जानते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसकी हम जब तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएससी के सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उस संस्था के बारे में अपन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम जो हमारी करवाती है, कंडक्ट करवाती है। और इस संवैधानिक संस्था की जितनी भी जो संरचना है, उसकी जो मुख्य विशेषता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आरपीएससी के संदर्भ में पूछे जाते हैं, एक तो इसका जो संवैधानिक जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा जाता है, और वर्तमान में आरपीएससी खुद अपने बारे में, अपने जितने भी अध्यक्ष और सदस्य हैं उनके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु को अपन यहाँ पर क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए मैं बोल दूं कि आरपीएससी का जो ये पैटर्न जो है, हम जो पढ़ने वाले हैं, इसको अच्छे से समझने के बाद में अगली जो क्लास में लेके आऊंगा, आरपीएससी के जितने भी जो एमसीक्यू है जो भी आए हुए हैं पिछले एग्जाम में, आगामी जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, संभावना बनती है, वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पर हेल्प भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देरी न करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर करने वाले हैं। इस टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग खुद एक ऐसी बॉडी है, खुद एक ऐसी संस्था है जो हमारे जितने भी जो सिविल सेवाएं हैं, उनकी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनका आयोजन करवाती हैं। चाहे वो आरएस का हो, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट का हो, सेकंड का हो, ये जो लेवल के जो एग्जाम है, तो इनके प्रतियोगी परीक्षाओं के जो एग्जाम जो कंडक्ट है वो कौन करवाएगी? आरपीएससी करवाएगी। अब इस आरपीएससी के बारे में पढ़ना जरूरी है कि आरपीएससी के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरीके से और कौन से लेवल तक पूछे जा रहे हैं, वो सारी चर्चा अपन यहाँ करेंगे। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है, ये जो हमारे संविधान में इसका जो स्ट्रक्चर जो हमने तैयार किया है, ये अपने आप में बॉडी, यानी इसको हम निकाय बोलेंगे। ये अपने आप में जो निकाय है वो किस प्रकार का निकाय है, यानी ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि आप इसे क्या बोल सकते हो कि यह एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। कैसा है? यानी कोई सी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, संवैधानिक निकाय है। बात समझ में आ गई? तो आप संवैधानिक निकाय बोल सकते हो, या फिर मैं अगर बात करूं संवैधानिक निकाय के साथ साथ अपन इसको बोल सकते हैं, इसकी जो भूमिका है वो सलाहकारी भी है। कैसा है? सलाहकारी भी है। या इसको मैं बोल दूं कि ये परामर्शी निकाय भी है, यानी परामर्श या सलाहकार या संवैधानिक निकाय आप इसको बोल सकते हो। अच्छा, एक बात और ध्यान देनी है आपको आरपीएससी के संदर्भ में, ये ध्यान रखना है कि संवैधानिक निकाय है तो इसका जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में किया गया है, और इसका जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रावधान है संविधान के अंदर, ये किया गया भाग 14 में, भाग 14। और भाग 14 का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद जो है वो 315 से 323 तक जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमें बताया गया है। यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है बच्चों, तो ये ध्यान देनी है कि भाग 14 का जो अध्याय है, यानी चैप्टर जो दूसरा है, इस अध्याय 2 में इसके बारे में जो चर्चा की गई है। क्योंकि जो संविधान का जो भाग 14 है, इसमें सिविल सेवाओं और सिविल सेवा के आयोजन करने वाली संस्थाओं के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, सिविल सेवाओं के बारे में जो संवैधानिक जो प्रावधान है उनके बारे में, और जो सिविल सेवाओं का आयोजन जो कराने वाली जो बॉडी है यानी जो संस्था है उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भाग 14 में प्रावधान किया गया। सिविल सेवा जो है वो भाग फर्स्ट में है, और संस्थाओं के बारे में जो जिक्र किया गया वो सेकंड में किया गया। यानी अनुच्छेद 308 से लेकर 314 तक तो सिविल सेवाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बताया गया है, और
315 से लेकर 323 तक का जो स्ट्रक्चर है संस्थाओं का, जिसमें हम आरपीएससी, एनपीएससी और यूपीएससी की बात करने वाले हैं, के बारे में यहाँ पर ये इसके जिक्र किया गया है। बेसिक सा प्रश्न आता है कि ये किस प्रकार का निकाय है, तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हो कि सर ये वर्तमान में देखा जाए तो ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, और इसका जो प्रावधान है संविधान के भाग 14 और अनुच्छेद 315 से 323 तक आप इसका जो प्रावधान देख सकते हो कि भारत के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो आयोजित की जाती है, प्रतियोगी जो परीक्षा आयोजित की जाती है, इनकी जो शुरुआत है ब्रिटिश काल से होती है, और ब्रिटिश काल में इन प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए एक बॉडी का यानी एक संस्था की स्थापना की गई, और इस संस्था की स्थापना जो की गई ली कमीशन आयोग की सिफारिश पर की गई। ठीक है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंदर क्लर्क या अन्य जितने भी जो पद है उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए एक ऐसे संगठन या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे संस्था की जरूरत थी जो कि यहाँ पर इस प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवा सके। इसके लिए कमीशन का गठन हुआ, जिस कमीशन को आप बोलते हो ली कमीशन, और ली कमीशन के सिफारिश पर भारत में क्या किया गया, पहली बार जो हम ये स्वरूप देख रहे हैं लोक सेवा आयोग का, इसका गठन का प्रावधान किया गया, और पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या होती है, स्थापना। इसकी स्थापना होती है केंद्रीय लोक सेवा। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो हम वर्तमान में राज्यों में लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, राज्य में लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है, सबसे पहले राज्यों में भी लोक सेवा आयोग की स्थापना होनी चाहिए, इसका प्रावधान जो है सर्वप्रथम वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम जो 1935 का है, इस अधिनियम में जिक्र किया गया था कि प्रांतों में यानी स्टेट के अंदर, ब्रिटिश जो स्टेट है उनमें भी लोक सेवा आयोग जो है उनकी स्थापना की जानी चाहिए। यहां से एक बेसिक सा प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले स्टेट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन की जो प्रावधान है का जो उल्लेख है वो किस एक्ट के माध्यम से किया गया, तो आपको ध्यान देना है भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से किया गया। लेकिन भारत में सर्वप्रथम इस लोक सेवा आयोग की जो शुरुआत है, वो शुरुआत जो होती है वो किस कमीशन की सिफारिश पे होती है, लीग कमीशन की सिफारिश पर होती है, जो एक केंद्रीय स्तर पर इसकी स्थापना की गई, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। केंद्रीय स्तर पर पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना का जो प्रावधान है वो लीग कमीशन के द्वारा सिफारिश करने के बाद में 1926 में इसकी स्थापना होती है, और स्टेट के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की सिफारिश है वो सबसे पहले इसका जो प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की जो धारा है, धारा 264, धारा 264 में सबसे पहले प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब यहां पर एक चीज आपको और ध्यान देनी है, ये जो लोक सेवा आयोग जो गठित किया जाता है, इस लोक सेवा आयोग में उसका जो स्ट्रक्चर है, यानी लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या, योग्यता, नियुक्ति कौन करेगा, वो सारी चीजें अपन अब यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा आपको ये बेसिक चीजें समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार का निकाय है, संवैधानिक सलाहकारी परामर्श निकाय है, प्रावधान 14 से भाग 14 के अध्याय 2 में किया है, 315 से 323। सबसे पहले लोक सेवा आयोग जो राज्यों में गठित किया जाता है उसका जो प्रावधान 1935 के अधिनियम में किया गया, धारा 200। भारत में इसकी शुरुआत लीग कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन के साथ 1926 से हो जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट आगे, इसका जो स्ट्रक्चर जो है लोक सेवा आयोग का, उसकी बात अपन करने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले सबसे पहले बात करेंगे कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए हमारे नानक क्लासेस ऑनलाइन ऐप पर सबसे शानदार टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम का एक शेड्यूल जारी किया गया है, और उस शेड्यूल के आधार पर आपकी जो है टेस्ट सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है।
तो आप ये टेस्ट जो सीरीज को ज्वाइन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज्वाइन करें और अपने इस तैयारी को बहुत अच्छे और मजबूत तरीके से तैयार करें। अगर आपको लगता है कि मेरे टेस्ट सीरीज के अंदर या मेरे टेस्ट के माध्यम से जो स्कोर है वो थोड़ा बहुत कम है, तैयारी के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो कोर्स ले सकते हैं। वीडियो कोर्स में सारे जो टॉपिक के हिसाब से बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट हमने तैयार किया। रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव भी है, आप इसको ले सकते हो। और आप अपने इस कोर्स को परचेज करने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और आपको ये जो कोर्स है वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं आरपीएससी के बारे में। आरपीएससी के बारे में पढ़ने से पहले इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या रहने वाला है, कि कई बार हम जब पढ़ते हैं तो चीजें हमारे दिमाग से रिकॉल नहीं होती। तो आपको एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। हालांकि आर्टिकल के हिसाब से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से पढ़ने से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए भी हम पढ़ेंगे क्या। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि इसका जो गठन है, इसका जो प्रावधान है वो कैसे किया गया है। के बाद में कितने कैंडिडेट हो सकते हैं, ये आरपीएससी में कितने लोग हो सकते हैं, जो लोग होंगे उनको कौन पॉइंट करेगा, और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, और अगर वो है वो कितने समय के लिए काम करेंगे। ये आप मान के चलो मैं कैंडिडेट बन गया, कितने समय के लिए मैं काम करूंगा, क्या मैं समय से पहले अपने पद से त्याग पत्र दे सकता हूं, क्या मुझे हटाया जा सकता है। ये सारी चीजें अपन यहां से पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दूसरी बात आपको ये ध्यान देना है कि जो हम भाग 14 में पढ़ रहे हैं वो हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं। हालांकि दिया हुआ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का भी है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी प्रावधान है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, आरपीसी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहला पार्टिकल देखो, ध्यान से सुनो। सबसे पहला जो अनुच्छेद रहेगा वो अपना रहेगा कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 315। अनुच्छेद जो 315 है इसमें क्या प्रावधान है समझना है। अनुच्छेद 315 में दो बातें हैं, ध्यान से सुनते जाइए। सबसे पहली है कि एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, यानी केंद्र में पब्लिक सर्विस कमीशन जो है की स्थापना की जाएगी ताकि वो सिविल सेवाओं का आयोजन करवा सके। हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस। अनुच्छेद 315 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि केंद्र में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और उसी प्रकार इसी आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। इसका मतलब हमारे यहाँ राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन जो आयोग जो है इसका जो गठन है वो गठन अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग किया गया है। और लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राजस्थान में लोक सेवा आयोग के गठन के लिए अध्यादेश जारी हुआ था 16 अगस्त 1949 को, और फिर वो एक्टिव हुआ था 22 दिसंबर 1949 को। ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। दो बातें ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 315 का जो फर्स्ट क्लोज है इसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है, 315(1) में ये लिखा हुआ है कि एक तो यूपीएससी का गठन किया जाएगा और एक प्रत्येक स्टेट के लिए क्या किया जाएगा, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि वहां पर होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा और उनमें जो भी अनुशासन कार्रवाई है वो करेगा। इसके अलावा एक प्रावधान और जोड़ा है, और वो प्रावधान ये जोड़ा हुआ है सेकंड क्लोज में, यानी दूसरा जो प्रावधान है वो क्या दे रखा है। यदि मान के चलो कोई राज्य छोटे हैं, जैसे मान के चलो राजस्थान तो बहुत बड़ा राज्य है, अगर छोटे राज्य है, ठीक है, हर राज्य अपना वित्तीय भार जो है संभाल नहीं सकता, इतने बड़े बॉडी पर यह संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी उसको स्थापित नहीं कर सकता, वो उसके सक्षम नहीं है अपने संसाधनों के अकॉर्डिंग। दो या दो से अधिक राज्य एक अपने पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक राज्य मिलकर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का क्या किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब हो गया संयुक्त राज्य
लोक सेवा आयोग, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। बच्चों यहां से सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का, कि इस प्रकार के आयोग का अगर आप गठन करना चाहते हो, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा मिलकर एक ही पब्लिक सर्विस का गठन करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले राज्यों की परमिशन चाहिए। राज्य विधानसभा या विधान मंडल अपने यहाँ एक प्रस्ताव पास करके संसद को भेजेगी, और संसद जो है हमारे यहाँ पर इसकी क्या कर सकती है, स्थापना कर सकती है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की। ये बिंदु आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यानी इसका जो गठन करने का जो अंतिम जो पावर है वो किसके पास है, संसद के पास। ये क्वेश्चन आता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा किया जा सकता है, और संसद जो है इसका गठन कर सकती है। लेकिन सबसे पहले आपको राज्य विधानमंडल के अंदर क्या देना होगा, प्रस्ताव पास करना होगा। राज्य विधानमंडल जो है वो क्या करेगा, प्रस्ताव को मंजूरी देगा, और मंजूरी मिलने के बाद में संसद जो है वो आपके यहाँ पर इसकी स्थापना कर सकते हैं। ये सारी जो बातें वो अनुच्छेद 315 में लिखी गई। बात समझ में आ रही होगी। तो अनुच्छेद 315 में दो बातें ध्यान रखने, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, केंद्र के लिए संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। और 315(2) में ये स्पष्ट लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अपना एक लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो गठन करेगा कौन, संसद करेगी। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो हम क्लास लगा रहे हैं इसके संदर्भ में जो भी पीडीएफ होगी, जो भी हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, सारी जो पीडीएफ है और अन्य जितनी भी जो जानकारियां हैं वो हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, एक तो नानक क्लासेस टेलीग्राम, नानक क्लासेस टेलीग्राम चैनल है, लगभग 1 लाख से अधिक हमारे यहाँ सब्सक्राइबर है, आप इसे ज्वाइन कीजिएगा। और एक दूसरा है नानक क्लासेस शिव सर के नाम से, हमारे शिव सर के नाम से ये चैनल है, आप इसे ज्वाइन करें, और जितनी भी जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर मिलती जाएगी। अब मैं बात करूंगा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 316। और अनुच्छेद 316 में क्या क्या बातें हैं और उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे बड़ी बात इसमें ये बताया भी कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य, आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की है वो कैसे की जाएगी, और कौन व्यक्ति जो है अध्यक्ष और सदस्य जो है नियुक्त किया जा सकता है, यानी उनकी योग्यता। तीनों बिंदुओं से क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट के माध्यम से पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये तीनों बातें जो है वो आपको कौन से आर्टिकल में मिलेगी, अनुच्छेद 316 में आपको देखने को मिलेगी। अनुच्छेद 316 का जो फर्स्ट क्लोज है, ये फर्स्ट क्लोज जो आपको वो जो बताता है वो बताता है इनके सदस्य के बारे में। ये स्पष्ट कहा गया इसमें कि एक अध्यक्ष और बाकी क्या होंगे, अन्य सदस्य होंगे, यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसे हम आरपीएससी बोलते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि आरपीएससी का गठन किया जाएगा, में एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, ध्यान से सुनना इस बात को, एक तो क्या होगा, अध्यक्ष होगा, और बाकी क्या होंगे, अन्य क्या होंगे, इसमें सदस्य। एक तो अध्यक्ष होगा, बाकी क्या होंगे, सदस्य होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस निश्चित सदस्य संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया, तो कितने सदस्य होने चाहिए इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। ध्यान देना, यहां पर निश्चित सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। संख्या का उल्लेख नहीं है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाता है, क्योंकि आरपीसी का जब गठन होता है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, तो जब इसका गठन हुआ अनुच्छेद 316 के अकॉर्डिंग, तो एक अध्यक्ष और 2 सदस्य हमने नियुक्त किए, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य नियुक्त किए। वर्तमान में जो सदस्य संख्या हमारे निर्धारित की गई है वो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य है। वर्तमान में हमारे पास कितनी सदस्य संख्या है, वर्तमान में हमारे पास जो सदस्य संख्या, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं।
और ये 2011 से अभी तक चलती आ रही है। यानी ये जो प्रावधान है वो कब से है? 2011 से स्टार्टिंग है। दो कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। सबसे पहले निश्चित सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है एक अध्यक्ष होगा, बाकी अन्य सदस्य होंगे। अब आपके दिमाग में एक बात बन रही है कि सर इन सदस्य संख्याओं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 318 आर्टिकल 318 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरपीएससी के सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। यानी राज्यों में लोक सेवा आयोग जो है उनकी सदस्य संख्या का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा बेटा? ये किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। और ये प्रावधान जो किया गया है वो कौन से आर्टिकल में किया गया? 318 में किया गया। ध्यान देना, 316 में सिर्फ सदस्य संख्या बताएगी, एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होंगे। निश्चित सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। और सदस्य संख्या का निर्धारण जो करने वाला व्यक्ति होगा वो होगा कौन है? राज्यपाल। कौन होगा? राज्यपाल। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। आज समझ में आ रही होगी, क्योंकि इन सदस्य संख्याओं का जो निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और राज्यपाल क्या करता है? समय के साथ साथ सदस्यों की संख्या निर्धारित करता है। और हमारे यहाँ सबसे पहले एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, फिर सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। धीरे धीरे 2011 में जाकर हमारे पास अब वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य जो है यहाँ निर्धारित कर दिए गए हैं। दूसरी बात, नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो ध्यान देना है, अध्यक्ष और जो सदस्य है इनकी जो नियुक्ति है वो करेगा राज्यपाल। यानी राज्यों में लोक सेवा आयोग है, तो राज्य में लोक सेवा आयोग है जो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। लेकिन राज्यपाल किसकी सिफारिश पर यह काम करेगा? तो राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर यह काम। तो राज्य मंत्री परिषद होगी, इस राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल ये क्या करता है? कार्य करता है। कहानी समझ में आ गई होगी। योग्यता फिर बात करेंगे। सदस्य संख्या का कॉन्सेप्ट हमारा कंप्लीट समझ में आ गया। अब बात करेंगे अपन योग्यता। ये आरपीएससी में अगर मान के चलो मुझे सदस्य बनना है तो इसके लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं, क्या योग्यता निर्धारित की गई है, संविधान में कोई इसका प्रावधान है क्या? तो ध्यान देना है, संविधान में आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों किसी प्रकार की योग्यता का उल्लेख नहीं है। ठीक है, यानी संविधान में कोई विशेष योग्यता का लेख नहीं है। इतना ही लिखा हुआ है कि बस अनुभव होना चाहिए। तो सर अनुभव कैसा, किस प्रकार का अनुभव? तो अनुभव का मतलब है कि 10 वर्ष का अनुभव। कितने वर्ष का? 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या तो भारत या राज्य सरकार के अधीन सेवाओं का। भारत या राज्य सरकार के अधीन, राज्य सरकार के जो अधीन जो सेवाएं हैं इन सेवाओं में 10 साल का अनुभव होना चाहिए, वो भी आधे सदस्यों का 50%। यानी आधे सदस्य जो आयोग के हैं, यानी 50% जो सदस्य हैं को ये अनुभव होना चाहिए। और 50% सदस्यों की किसी प्रकार का कोई विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण यहाँ राजनीतिक, शिक्षक या किसी अन्य जो विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति है उनको हम क्या करते हैं? अध्यक्ष या सदस्य के रूप में क्या कर देते हैं? नियुक्त कर देते हैं। का मतलब ये हुआ कि आरपीसी में अध्यक्ष और सदस्य की विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है, बस एक लाइन लिखी हुई है कि 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए राज्य या भारत सरकार के अधीन सेवाओं का। व्यक्तियों को आप आरपीएससी में नियुक्त कर सकते हो। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। कहानी समझ में आई होगी। ये तो 3 बातें थी आर्टिकल 316 की। अब अनुच्छेद 316 में मैं आपको एक ऐसा गोल्डन आर्टिकल जो है समझाने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और वो है आर्टिकल 316 एक क्या है। इधर चलो आप नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
आपका गोल्डन आर्टिकल है बेटा अनुच्छेद 316 का एक जो सब आर्टिकल है एक का। इस आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है, ये आर्टिकल मैं क्यों बता रहा हूं क्योंकि ये अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कार्यवाहक अध्यक्ष। क्या लिखा हुआ है? कार्यवाहक अध्यक्ष। यदि आरपीएससी में अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है, राज्यपाल क्या करेगा? एक कार्यवाहक अध्यक्ष है, 19 सदस्यों में से किसी एक को नियुक्त करेगा। ध्यान से सुनना, 19 सदस्यों में से किसी एक को क्या करेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेगा। नियुक्त कौन करेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। चलो सर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। और नियुक्त किस में से करेगा? कौन होगा? ये जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन होगा? तो ध्यान देना है, तो आयोग के सदस्यों में से ही एक को क्या किया जाएगा? आयोग के सदस्य हैं, उन्हीं में से एक क्या बनेगा? कार्यवाहक अध्यक्ष। की नियुक्ति क्यों की जाएगी? क्या कंडीशन होगी जब हम कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएंगे? कंडीशन ये है कि यदि वर्तमान का जो एक्टिव हमारा अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है, यानी अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष का जो पद है वो खाली पड़ा है, इस वजह से आप कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। दूसरा रीजन ये है कि जो वर्तमान जो अध्यक्ष है किन्हीं कारणवश से कार्य नहीं कर पा रहा है, यानी वर्तमान जो अध्यक्ष है, वर्तमान जो अध्यक्ष है किन्हीं कारणवश कार्य करने में असमर्थ है, बीमार हो गया या बाहर गया हुआ या कुछ अन्य कार्य, तो आप क्या करोगे? कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त। और ये 316 एक कै के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और एक बात ध्यान रखना, राजस्थान आरपीएससी में, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया? ये आप मुझे जरूर बताओगे, क्या नाम है? और दूसरी बात, वर्तमान में हमारे जो आरपीएससी के चेयरमैन हैं वो भी कार्यवाहक अध्यक्ष, ठीक है? तो एल जोशी, क्या नाम है? एल जोशी जो रहे हैं वो हमारे आरपीएससी के पहले कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं। और वर्तमान में जो कार्यवाहक अध्यक्ष जो अभी बने हैं वो बने हैं मीणा जी, कैलाश चंद मीणा। और प्रश्न आ सकता है कैलाश चंद मीणा जी की जो नियुक्ति है वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग हुई है? थोड़ा एक कह के, ये आपको बिंदु थोड़ा सा ध्यान आ रही होगी बात समझ में? तो ये अनुच्छेद 316 का प्रावधान है। सदस्य संख्या के बारे में बात हो रखी है, एक अध्यक्ष और बाकी सदस्यों के बारे में बात हुई है, नियुक्ति की बात हुई है, योग्यता की बात हुई है। 316 एक, 316 दो, 316 तीन, 316 एक कै में कार्यवाहक अध्यक्ष, एक कै में क्या था? कार्यवाहक अध्यक्ष। ठीक है, ये बिंदु आपको थोड़े से ध्यान। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 316 में, और वो आपको ये ध्यान रखना है, पुनर्नियुक्ति। 316 में पुनर्नियुक्ति के बारे में बात हुई है, अनुच्छेद 300। ठीक है, पुनर्नियुक्ति की बात हुई। और ये जो क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, ये जो आर्टिकल में जो बात लिखी बता रहा हूं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टेटमेंट पूछा जाता है, आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य जिस पद पर काम कर रहे हैं उस पद पर उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। मैं अगर आरपीएससी का सदस्य हूं, मैं दोबारा आरपीएससी में सदस्य पद पर नियुक्त नहीं होऊंगा। अगर मैं आरपीएससी का चेयरमैन हूं
मैं दोबारा आरपीएससी के चेयरमैन पद पर नियुक्त नहीं किया जाऊंगा। यानी जो व्यक्ति जिस पद पे काम कर चुका है, जो व्यक्ति पद पे काम कर चुका है, उस पद पर उस व्यक्ति की पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। पुनर्नियुक्ति नहीं की जाएगी। एग्जामिनर क्वेश्चन स्टेटमेंट के माध्यम से पूछता है कि आरपीएससी में जो अध्यक्ष और सदस्य है उनकी उसी पद पर पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, की जा सकती है। ये स्टेटमेंट आ गया तो ये स्टेटमेंट गलत है। और क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 316(3) में लिखी है। आई होप ये बातें सारी समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये प्रावधान थे योग्यता, नियुक्ति, कार्यवाहक अध्यक्ष और इसके पुनर्नियुक्ति को लेकर। अगला जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा अपना कौन सा? अनुच्छेद 317। और 317 को पढ़ने से पहले मार्केट में नानक क्लासेस के द्वारा सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट क्वालिटी की, यानी सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस के साथ जिला दर्शन की जो बुक है वो मार्केट में आ चुकी है। आप इसका ऑनलाइन ऑर्डर करवाएं, और ऑनलाइन ऑर्डर के लिए आप क्यूआर कोड को सर्च कर सकते हैं, हेल्पलाइन कॉल कर सकते हैं। और ये जो जिला दर्शन है 50 जिलों में, जो वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा जारी जितने भी जो दिशा निर्देश है उनको आधार बनाकर ये जो बुक हमने तैयार की है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। आप इसको ज्यादा से ज्यादा परचेज कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मैं बता देता हूं, अनुच्छेद 317। अभी बोल रहा हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला अनुच्छेद है, और एग्जामिनर इस अनुच्छेद पर क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है। 3 बातें हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला, इसमें जो है सदस्य की बर्खास्त के बारे में बताया गया। दूसरा जो बिंदु है इसमें जो बताया गया है वो बताया गया सदस्य को निलंबन करने की बात। और तीसरे में है बर्खास्ती के अन्य कारण। बर्खास्ती के अन्य कारण। ठीक है, ये 3 बातें आपको थोड़ी सी ध्यान रख। अगर अध्यक्ष और सदस्य, अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, इन अध्यक्ष और सदस्यों को अनुच्छेद 317 के अनुसार क्या किया जा सकता है? पद से बर्खास्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 317 के अनुसार इनको पद से क्या किया जा सकता है? बर्खास्त किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 317 जो है अध्यक्ष और सदस्यों के बर्खास्त, निलंबन और बर्खास्ती के अन्य कारणों के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इसलिए महत्वपूर्ण है, वर्तमान में आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए क्या है, ट्रेंड में है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अनुच्छेद 317 में 317 का जो पहला क्लोज है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और सदस्यों को बर्खास्त करने के लिए जो मुख्य जो कारण होगा वो होगा कदाचार। कौन सा? कदाचार। देखो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, शब्दों पर क्वेश्चन आएगा। कदाचार। अगर कोई अध्यक्ष और सदस्य उस पर कदाचार का आरोप लगता है, 3-4 वर्ड ध्यान में रखने होते हैं। एक होता है, देखो ध्यान से सुनो, कदाचार। एक होता है असमर्थता। एक तो कौन सा होता है? असमर्थता। और एक होता है कदाचार, असमर्थता के बाद में एक वर्ड आता है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, 3 वर्ड यूज होते हैं। ये राष्ट्रपति के लिए यूज होता है। राष्ट्रपति को किस आधार पर हटाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण से। कदाचार और असमर्थता न्यायाधीशों को हटाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के लिए आर्टिकल 317(1) के अंदर यह बात लिखी हुई कि कदाचार के आधार पर आप इसको क्या कर सकते हो? बर्खास्त कर सकते हो। अगर आरोप लगते हैं अध्यक्ष और सदस्य पर कदाचार के, कदाचार में कई कारण आ सकते हैं जिसमें उसका जो नैतिकता का जो बिहेव है उसको आधार मानेंगे, अभी समझाऊंगा। अगर ये आरोप लगता है तो आरोप लगने के बाद में आरोपों की क्या करवाई जाएगी? जांच करवाई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो राज्य में लोक सेवा आयोग है, जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट।
जांच कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट है स्टेट के अंदर। राजस्थान के जो आरपीएससी वो स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन जांच कौन करेगा इन पर कदाचार के आरोपों की? सर्वोच्च न्यायालय। जांच की जाएगी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, और सर्वोच्च न्यायालय में जांच कमेटी का गठन होगा, और जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है, अध्यक्ष या सदस्य दोषी पाया जाता है, तो ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास पेश की जाएगी, और राष्ट्रपति जो है इसको क्या कर देगा? पद से बर्खास्त कर देगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? अध्यक्ष और सदस्य को पद से बर्खास्त कर देगा। का मतलब ये हुआ, अनुच्छेद 317(1) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि अध्यक्ष और सदस्य पर कदाचार के आरोप लगते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, यानी उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद, उसे राष्ट्रपति जो है वो पद से क्या कर देगा? बर्खास्त कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। सबसे इंपॉर्टेंट जो राजस्थान के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे यहां पर एक घटना घट चुकी है। हमारे एक आरपीसी के मेंबर पर आरोप लगे हैं, पेपर लीक का मामला था, जिससे उसको निलंबित किया गया और फिर उनको बर्खास्त यानी सस्पेंड भी कर दिया गया। ये क्वेश्चन का आर्टिकल जो 317(2) है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्लोज में लिखा हुआ है कि यदि किसी आरोप पर कदाचार, यदि किसी सदस्य पर या अध्यक्ष पर कदाचार का आरोप है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जांच की जा रही है, तो जांच के दौरान राज्यपाल, ध्यान देना, कौन? राज्यपाल सदस्य को क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है। ये बिंदु आपको थोड़ा ध्यान देना है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। लेकिन जांच के दौरान निलंबित कौन कर देगा? राज्यपाल। और इसमें तीसरा जो क्लोज है, इसमें ये लिखा हुआ है हमारे, हाँ आप कमेंट में जरूर बताना, आरपीएससी के कौन से मेंबर को इतिहास में, आरपीएससी के इतिहास में पहली बार एक सदस्य को बर्खास्त किया गया है? पहली बार। नाम जरूर बताना मुझे, कौन वो सदस्य हैं जिन्हें पद से क्या कर दिया गया? बर्खास्त कर दिया गया। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। ये तो बात थी 317 का एक क्लोज। सेकंड क्लोज, तीसरे क्लोज में ये कहा गया है कि बर्खास्ती के अन्य भी कारण हो सकते हैं। यदि अध्यक्ष और सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए, क्या घोषित हो जाए? दिवालिया घोषित, यानी बैंक उनको करप्ट घोषित कर दे, डिफॉल्टर घोषित कर दे, तो दिवालिया घोषित हो गया, तो राष्ट्रपति, ध्यान सुनना, राष्ट्रपति, यहां ऑप्शन है राष्ट्रपति तो जांच भी करवा सकता है, बिना जांच के भी। ये बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। यहां तो स्पष्ट लिखा है कि वो बर्खास्त कदाचार का आरोप लगेगा तो पहले जांच करवाएगा, जांच करवाने के बाद में अगर वो दोषी पाया जाता तो उसे बर्खास्त करेगा। यहां ऐसा नहीं लिखा, यहां ऑप्शन है राष्ट्रपति जांच करवा भी सकता है और बिना जांच के भी क्या कर सकता है? अगर वो दिवालिया घोषित हो गया तो उसे सीधा पद से बर्खास्त कर देगा। दूसरी बात, अगर वो लाभ के पद पर है, अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण करने के बाद में अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण कर लेता है तो उसे राष्ट्रपति बर्खास्त कर देगा। तीसरा, यदि वो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकृत हो जाता है, मानसिक और शारीरिक रूप से विकृत हो जाता है, यानी दिव्यांग हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। और यह बात आर्टिकल 317 में आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बच्चों, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 317 के संदर्भ में। ठीक है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें रहेगी 317 के दौरान। अब बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल पर, और अगला आर्टिकल जो रहेगा अपना वो कौन सा रहेगा? आर्टिकल 318। उसको पढ़ने से पहले ध्यान देना, नानक क्लासेस के ऑनलाइन ऐप पर करंट अफेयर की अर्धवार्षिक जो बुक है वो आपको मिल जाएगी। मार्केट में ये बुक मिलेगी। आप इस बुक को मंगवाने के लिए आप क्या करो? ऑर्डर करो क्यूआर कोड पर, या फिर आप इस नंबर पे हेल्पलाइन पर कॉल करके ऑर्डर करवा सकते हो। तो देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 318, अनुच्छेद 318 सेवा शर्तें।
सेवा शर्तों की बात हुई है। सेवा शर्तों में बताया गया है कि आयोग के अध्यक्ष, आयोग की जो सदस्य संख्या है, आयोग की जो सदस्य संख्या है का जो निर्धारण है, निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। का निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। यानी अनुच्छेद 318 स्पष्ट ये बात कह रहा है कि इनकी जो सदस्य संख्या होगी उसका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और ये आरपीएससी के बारे में बात हो रही है, यूपीएससी ज्वाइंट पीएससी के बारे में बात नहीं हो रही। दूसरी बात, यहां पर इनके भी जो अन्य जो शर्तें हैं, अन्य जितनी भी जो शर्तें हैं, अन्य सभी प्रकार की जो शर्तें हैं, ये शर्तों का जो निर्धारण है वो भी कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है, ये 318 की बात की गई है। 319, अनुच्छेद 319 जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के अंदर में, और वो इंपॉर्टेंट है कि कार्य काल पूर्ण होने के बाद पर तो प्रतिबंध लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? प्रतिबंध। वो क्या है इसको आप समझना, मैं आपको बता दूंगा। आरपीएससी के बारे में बता रहा हूं मैं। आरपीएससी का अध्यक्ष है और आरपीएससी का सदस्य है। एक बात स्पष्ट लिखी गई है, आरपीएससी का अध्यक्ष और सदस्य यहां पर काम करने के बाद में भारत या राज्य सरकार के अन्य सेवाओं में काम नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर इनको प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता ये दी है कि अध्यक्ष अगर इस पद पे काम कर लेता है तो दोबारा आरपीएससी में काम नहीं करेगा। ध्यान से सुनना, अध्यक्ष अगर कार्य करता है तो आरपीएससी में काम नहीं करेगा। आरपीएससी के अलावा वो यूपीएससी में जा सकता है। यूपीएससी में वो अध्यक्ष बन सकता है, या वो यूपीएससी में क्या बन सकता है? सदस्य बन सकता है। इनके अलावा और कोई काम नहीं करेगा। सर्विस में काम नहीं करेगा, सिविल सेवाओं में काम नहीं करेगा। और अध्यक्ष, जैसे मैं बात करूं वर्तमान में चेयरमैन हूं, रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट के बाद में आपको ये ध्यान देना है कि मैं कहां पर कार्य कर सकता हूं, कहां पर कार्य नहीं कर सकता। इसके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि ये चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहां पर काम कर सकता हूं रिटायरमेंट के बाद में? मैं यूपीएससी में अध्यक्ष बन सकता हूं, यूपीएससी में सदस्य बन सकता हूं, या फिर मैं अन्य राज्यों के, अन्य राज्य जैसे आरपीएससी के अलावा, राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका क्या बन सकता हूं? अध्यक्ष बन, क्या बन सकता हूं? अध्यक्ष बन। अगर मैं सदस्य हूं, सदस्य रहते हुए मैं आरपीएससी में दोबारा सदस्य पद पर काम नहीं करूंगा। सदस्य हूं तो मैं आरपीएससी में अध्यक्ष पद पे काम कर सकता हूं। किस पद पे काम कर सकता हूं? अध्यक्ष पद पे काम कर सकता हूं। इसके अलावा मैं काम नहीं करूंगा, मेरे पे भी ये बाउंडेशन है। या फिर मैं यूपीएससी में जाकर काम कर सकता हूं, इसके अलावा काम नहीं करूंगा। यूपीएससी में मैं क्या बन सकता हूं? यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता हूं, या यूपीएससी का मैं सदस्य बन सकता हूं, या अन्य आयोग है, अन्य आयोग में मैं अध्यक्ष बन सकता हूं, सदस्य नहीं बन सकता। ये इन पर शर्तें लागू है, और इन शर्तों को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही शर्तें जो है आपसे क्या किया जाता है? एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु है हमारा अनुच्छेद 319। ये कहानी थी, थोड़ा मैं रिवीजन करवा देता हूं आप लोगों को। सबसे पहले अपन बात कर रही थी अनुच्छेद 315 को स्टार्ट करने से पहले आयोग के बारे में, कि आयोग जो है वो किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक सलाहकारी परामर्शी निकाय है। भाग 14 का चैप्टर जो सेकंड है उसमें इसका प्रावधान है 315 से 323। सर्वप्रथम प्रांतों में लोक सेवा आयोग के गठन की जो बात है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में की गई है, उसकी धारा 264 के अनुसार स्थापित किया गया। भारत में इसकी शुरुआत ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ होती है। इसके बाद में बात करें 315, तो आर्टिकल है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों में लोक सेवा आयोग के गठन की बात करता है। 315 का सेकंड क्लोज जो है वो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है। के बाद में हमने बात की थी कि अनुच्छेद 316 में सदस्य जो कितने हो सकते हैं? एक सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन ये बोला भी एक अध्यक्ष और बाकी सदस्य होंगे। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा, राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर। योग्यता
स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन 50% लोग वो होंगे जिनमें क्या होगा, अनुभव होना चाहिए 10 वर्ष का भारत या राज्य के अधीन सेवा का। हाँ, 316 में एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, यहां पर ध्यान रखना, कार्यकाल, कार्यकाल का भी इसमें प्रावधान किया गया। इंपोर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य पर पद पर काम कर रहा हूं, तो मेरा जो कार्यकाल जो रहेगा वो 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले हो वो कंप्लीट होगा। यानी मैं कितने समय के लिए काम कर सकता हूँ अगर आरपीएससी में सदस्य बनता हूँ या अध्यक्ष बनता हूँ, 6 वर्ष तक, या फिर मेरी एज जब तक 62 साल नहीं होती है तो मैं उस समय तक काम करूंगा। आपको ये समझना है कि मूल संविधान में, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, अभी मूल संविधान में ये जो एज का जो फैक्टर था वो 60 वर्ष का था। मतलब मूल संविधान में जो प्रावधान था वो क्या था, 6 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले है तो व्यक्ति इतने समय के लिए कार्य करेगा। लेकिन बाद में 41वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ बेटा? 41वां संविधान संशोधन हुआ, और 41वां संविधान संशोधन 1975 में होता है, सॉरी 1976 में होता है, और 41वां संविधान संशोधन 1976 के ध्यान में रखते हुए संशोधन किया गया आर्टिकल 316 में, और कार्यकाल को 6 या 62 वर्ष बढ़ा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। तो आरपीएससी में अध्यक्ष और सदस्य जो काम करते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 या 62 वर्ष आज की डेट में। लेकिन मूल रूप से कितना बताया गया था? 6 या 60 वर्ष जो भी पहले हो। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी 316 कै के अंदर कार्यवाहक अध्यक्ष और उसके पुनर्नियुक्ति के बारे में बात की थी, और 317 हमारा हो गया, 318 सेवा शर्तें होगी, 319 आरपीएससी में काम करने के बाद में आप और काम नहीं करोगे, और स्थानों पर आप किसी प्रकार से सिविल सेवा में काम नहीं कर सकते, लेकिन आपको कहीं पर कुछ स्थानों पर शर्तें डिसाइड की कि आप यहाँ काम कर सकते हो। तो काम कहाँ कर सकते हैं? अगर अध्यक्ष के रूप में काम करूंगा तो मैं यहाँ पर काम कर सकता हूँ, सदस्य के रूप में हूँ तो मैं यहाँ काम कर सकता हूँ, ये मेरे को छूट। कौन से अनुच्छेद में? 300। इसके बाद में अगला आर्टिकल जो है अनुच्छेद 320 है, और 320 में आरपीएससी की जो कार्य है, कार्यों की बात है। कार्य आप लोग सब समझते हो, भर्ती का आयोजन करवाना, यानी प्रतियोगी परीक्षा का, प्रतियोगी जो परीक्षा है इसका आयोजन करवाना, ये इनका मुख्य काम है। अनुशासन, और जो सिविल सेवक है उनके लिए परामर्श करना, ये मुख्य इसके कार्य हैं। ये कार्य थोड़े से आपको ध्यान रखने हैं आरपीएससी का आर्टिकल 320। तो 20 के बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो ये बिंदु है अनुच्छेद 321, और 321 में आरपीएससी के कार्यों में वृद्धि, आरपीएससी के कार्यों में वृद्धि की जा सकती है, यानी जो इनका मुख्य काम है सिविल सेवकों का भर्तियों का आयोजन करवाना। इसके अलावा अन्य एक्स्ट्रा अगर आप इनको और काम देना चाहते हो, इसके संदर्भ में कानून बनाया जाएगा विधानमंडल के द्वारा, और राज्य विधानमंडल विधि का निर्माण करके आपको एक्स्ट्रा कार्य और प्रदान कर सकती है। अनुच्छेद 321 में यह प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 321 के बाद में अनुच्छेद जो हमारा कौन सा है? 322 है, और 322 अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण हो चुका है, 322 के अंदर खर्चे वेतन भत्तों की बात है कि आरपीएससी के जितने भी जो खर्चे और वेतन भत्ते हैं ये जो है वो कौन सी निधि पे निर्धारित होंगे? राज्य की संचित निधि पे निर्धारित होंगे। राज्य की जो संचित निधि है, संचित निधि पर ये क्या होंगे? निर्धारित होंगे। और दूसरी बात, संचित निधि पर निर्धारित होंगे, इनके वेतन में आप किसी प्रकार की कोई कटौती भी नहीं करोगे। कटौती एक ही समय की जा सकती है वित्तीय आपातकाल में। वित्तीय आपातकाल में इनके वेतन में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है, और वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और निर्धारण जो करेगा राज्य विधानमंडल। आपके जो खर्चे वेतन भत्ते हैं इनका निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधानमंडल जो है आपके वेतन भत्तों का निर्धारण
करेगा, ये बिंदु भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा अनुच्छेद 323 जो है आरपीएससी के संदर्भ में है, 323 और 323 में जो वार्षिक प्रतिवेदन है यानी सालाना जो रिपोर्ट होती है आरपीएससी की, उसके बारे में चर्चा की गई है कि आरपीएससी अपनी सालाना जो रिपोर्ट है राज्यपाल को प्रेजेंट करेगा, राज्यपाल जो है उसको विधानमंडल में प्रस्तुत करवाएगा। यानी आरपीएससी अपनी सालाना रिपोर्ट है ये राज्यपाल को देगी और राज्यपाल इसे विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा। राज्यपाल है इसको कहां प्रस्तुत करेगा? विधानमंडल। तो ये इसका संवैधानिक जो संरचना है उसके बारे में बातें थी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी के हिसाब से जो मैंने आपको समझाई है अच्छे से समझ में आई होगी। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है हमारी आरपीएससी के संदर्भ में, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है, और इसके साथ साथ हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। और इसके जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है एमसीक्यू जो है वो मैं आपके साथ यहाँ पर साझा करने वाला हूँ नेक्स्ट क्लास में, तो इससे जुड़े रहिएगा। इस क्लास को अगर आपको अच्छे से नहीं पढ़ा है, अच्छे से समझ में आया है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक।